हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो मॉडल सेट तो नहीं, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 2025 का जो एग्जाम हुआ था जैक बोर्ड का 2025 में। उसके क्वेश्चन जो है उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन पेज है। इंट्रोडक्शन पेज में आपका सारा इंट्रोडक्शन लिखा होता है कि कितने क्वेश्चंस का क्या मार्क्स है और किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव पैटर्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमारे पास जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग करेंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ही करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए जो है हमारा पार्ट ए में हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। टोटल आप देखो तो यहाँ पे आपको टोटल जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको कितने मिल रहे हैं। वो टोटल क्वेश्चन मिल रहे हैं 25, और हर क्वेश्चन एक एक नंबर का है। ठीक है, तो पार्ट ए जो है, ये पार्ट ए हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है, जिससे 25 क्वेश्चन है। तो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। एक मिनट में थोड़ा लाइंस मोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या, कि हम बात करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि हम बात करेंगे वैसे सॉल्यूशन की जिसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट होता है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या, कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्वेंट होगा वो हमारा क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हम यहाँ क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पे ले रहे हैं हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के लिए। ठीक है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का टॉपिक है। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम जो वेंटॉफ फैक्टर पढ़ते हैं। ठीक है, वेंटॉफ फैक्टर जो हम पढ़ते हैं ये वहां से क्वेश्चन दिया गया है। तो वेंटॉफ फैक्टर के लिए हम लोग आई टर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो आई टर्म का जो फॉर्मूला है वो सारा का सारा हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो एक तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरा यहाँ क्या मिल गया कि इसमें हमको वेंट ऑफ फैक्टर यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन है बॉइलिंग पॉइंट का। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1 MnAOH, 1 MNA2SO4, 1 MNH4NO3 और 1 MKNO3। ठीक है, ये चार हमारे पास ऑप्शंस है। देखो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ऑलरेडी टिक किया हुआ है। ठीक है, तो इस जगह पे हमको देखना है कि ये किस तरीके से आता है। तो सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला लिख लें। हमको पता है कि डेल्टा टीबी जो होता है वो इज इक्वल्स टू आई इंटू एम। एम यहाँ पे क्या है, मोलालिटी है। ठीक है, एम यहाँ पे मोलालिटी है। और आई क्या है भाई, आई यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर है। ठीक है, आई यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर है। तो आई का मतलब क्या, तो आई बेसिकली हमको क्या बताता है कि नंबर ऑफ आयंस को समझाता है। ठीक है, जो भी हमको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है उसमें हम आई का वैल्यू क्या लेंगे, नंबर ऑफ आयंस लेंगे। तो सबसे पहले तो हमको दिया हुआ है NaOH। आप देखो ऑप्शन नंबर ए जो है, इसमें हमको सबसे पहले क्या दिया है, NaOH। तो NaOH में दो आयंस निकलेंगे, एक होगा Na+ और दूसरा होगा OH-। मतलब इस केस में आई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में हमको दिया है, ऑप्शन बी में है हमारे पास Na2SO4। Na2SO4 दिया हुआ है हमको। तो यहाँ पे 2Na+ और साथ में क्या आएगा, एक SO4 2- आएगा। तो इस जगह पे आई का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 3। उसके बाद सी में हमको दिया हुआ है NH4NO3। तो इसमें जो आयंस रिलीज होंगे वो क्या रिलीज होंगे, NH4+ और NO3-। ठीक है, तो यहाँ पे जो I का वैल्यू होगा, I इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2। उसके बाद ऑप्शन नंबर जो डी है, डी में हमको दिया हुआ है KNO3। ठीक है, KNO3। तो KNO3 में जो आयंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, K+ और NO3-।
माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आई का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2, ठीक। अब हम लोग अपना फॉर्मूला लगाते हैं। तो डेल्टा टीबी, ठीक है, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू आई इंटू एम है। तो यहाँ पे आई का वैल्यू कितना है? 2। तो आई का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक है। तो इस जगह पे आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू, देखिए हर किसी में m का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन में हर किसी में m का वैल्यू कितना है? 1 हमको दे रखा है, हर जगह पे 1 ही दिया हुआ है, ठीक है। तभी जाके कंपेयर किया जा रहा है। तो m का वैल्यू हम हर जगह 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। यही अगर हम सेकेंड वाला हम लोग यहाँ लें, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। उसके बाद यहाँ पे डेल्टा टीबी ले लें, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे डेल्टा टीबी ले लें, तो ये हो जाता है वापस से 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो आप देखो कि इस जगह पे जो डेल्टा टीबी का वैल्यू है, डेल्टा टीबी सबसे ज्यादा कहाँ पे है? सबसे ज्यादा यहाँ पे है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको पूछा गया है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है एन एग्जाम्पल, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज, ठीक है। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग 4 चीजों को कहते हैं। सबसे पहला तो हमारा पहला जो होता है उसे हम कहते हैं RLVP। RLVP, RLVP का फुल फॉर्म क्या है? तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। ये हमारा पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरा हमारा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अभी जो हमने पढ़ा था डेल्टा टीबी, वो हम लोग इसी से दिखाते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के नाम से। तीसरा हमारा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग डिप्रेशन कैसे दिखाते हैं? डेल्टा टी एफ से दिखाते हैं, ठीक। चौथा हमारा होता है ऑस्मोसिस या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट किया जाता है। तो आप देखो जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा ये दिया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उससे पहले डेंसिटी दिया है, तो डेंसिटी भी नहीं होता, मास भी नहीं होता और टेम्परेचर भी नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 3 कहता है 3 कहता है कि व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन विथ ए मास ऑफ सॉल्यूट 10 kg मास एंड 100 लीटर ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पे हमको मोलैरिटी निकालना है सॉल्यूशन का, ठीक है। सॉल्यूशन का हम मोलैरिटी निकालेंगे। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? m बराबर n ऑफ सॉल्यूट, m बराबर n ऑफ सॉल्यूट, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या तो हम लोग इसको पर लीटर भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमको क्या चाहिए? तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट किसका चाहिए? ये हमको चाहिए सॉल्यूट का, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय आ जाएगा वॉल्यूम सॉल्यूशन का इन लीटर में या फिर पर लीटर में। अब आप देखो क्वेश्चन में एक चीज दिया है, क्वेश्चन में आप कह सकते हो कि क्वेश्चन में थोड़ा सा अजम्पशन करना पड़ेगा या थोड़ा सा ट्रिक दे रखा है, ठीक है। ट्रिक दे रखा है कहने का मतलब क्या? आप देखिए सिर्फ आपको मास ऑफ सोल्यूट यहाँ दिया हुआ है। मास ऑफ सोल्यूट कहने का मतलब कि आपको डब्लू दे रखा है कितना?
तो 10, सॉरी यहाँ मैंने ग्राम लिख दिया, 10 ग्राम नहीं होगा, 10 kg दे रखा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे मास दे रखा है 10 kg, ठीक। हमको यहाँ पे मोलर मास नहीं दिया हुआ है, ये जो है ये हमको नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे नॉट डिफाइंड है। साथ साथ हमको यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ जिससे हम मोलर मास निकाल सके। उसके बाद वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना है, तो 100 लीटर यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो वेट हमको दिया है ना, वेट यहाँ पे, ये वेट जो दे रखा है 10 kg, इस वेट को हम बाय डिफॉल्ट क्या लेके चलेंगे, बाय डिफॉल्ट एन लेके चलेंगे, ठीक है। वेट को हम बाय डिफॉल्ट एन लेके चलेंगे, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, एन बाई भी, ठीक। एन क्या है यहाँ पे, 10 डिवाइडेड बाय 100। ये हमको क्या देगा, ये हमको देगा 0.1 एम, हमको देगा यहाँ पे 0.1 एम। एम का मतलब क्या, मोलर। तो आप देखो 0.1 एम, ये थोड़ा सा 0.1 एम जो है ये किस वाले ऑप्शन में है, तो 0.1 यहाँ पे हमको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ए के लिए, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 कहता है द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा। तो हम सबको पता है कि भाई मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी का ये हमारा फॉर्मूला, के इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, ठीक है। या फिर हम इसको कंसेंट्रेशन लिख सकते हैं, सी यहाँ पे क्या है हमारा, कंसेंट्रेशन। इसको कई बार मोलैरिटी एम से भी डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक। अब हमको चाहिए यहाँ पे यूनिट, तो लैम्डा एम इज इक्वल्स टू, ठीक है, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू के यहाँ पे कंडक्टिविटी कप्पा है, तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है एस पर मीटर, या फिर इसको हम सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमको ऑप्शंस में जो है, ऑप्शन में आप देखो आपको सेंटीमीटर हर जगह दिया गया है, तो यहाँ पे हम मीटर लेके नहीं चलेंगे, हम क्या लेके चलेंगे, हम यहाँ पे सेंटीमीटर लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पर सेंटीमीटर। उसके बाद हमको ये पता है मोलैरिटी का क्या होता है यूनिट भाई, तो मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, ठीक है। अभी ये क्या हो जाएगा, एस, एस हो जाएगा। एस के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे पर सेंटीमीटर इनटू, ये वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम यहाँ पे लीटर में दिया गया है, तो लीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल, ऐसा, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम जब हम मीटर में डिफाइन करेंगे, ठीक है, जब हम इसको मीटर में लिखेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा मीटर क्यूब, और जब सेंटीमीटर में लिखेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इस जगह पे क्या है, तो हमारे पास अब हमको इसको ठीक करना है, सॉल्व करना है, तो हमने सेंटीमीटर क्यूब में लिया है। अब देखो यहाँ पे ये जो यूनिट आएगा वो आएगा ऐसा, एस सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर जो मोल है वो मोल ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा पर मोल। तो लैम्डा एम का जो यूनिट है वो यूनिट ऐसे आएगा, ठीक है। अब अपने को ऑप्शन में देखना है कि भाई कहाँ पे ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे देखो, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। अभी हम देखो क्वेश्चन 5 कहता है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ जिंक फ्रॉम ZnSO4 सॉल्यूशन विल बी। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब क्या है कि हम जो चार्ज दिखाते हैं वो किससे दिखाते हैं, Q इज इक्वल्स टू N इंटू एफ से दिखाते हैं, ठीक है। तो ZnSO4 क्या रिलीज कर रहा है, Zn2 प्लस, और SO4 2 माइनस रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा 2 प्लस है, ये 2 प्लस क्या है भैया, ये 2 प्लस हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो N इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2। देयरफॉर देयरफॉर Q इज इक्वल टू 2 इंटू एफ,
देखो यहाँ पे फैराडे का वैल्यू नहीं दिया गया है, हमको एफ में दिया गया, तो हम एफ में लेके चलेंगे। तो आंसर क्या देखने को मिलेगा, 2F। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में हमको 2F दिया हुआ है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन 6 कहता है द यूनिट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन 6 कहता है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन में हम लोग यही लिखते हैं। यूनिट है रेट कांस्टेंट का, तो के का यूनिट हमको चाहिए। ठीक है, के का हमको यूनिट चाहिए। तो 2H2 प्लस 2NO, ये हमको दिया हुआ है रिएक्शन 2H2O प्लस N2। ठीक है, ये हमको रिएक्शन दिया हुआ है। अभी यहाँ पे रेट भी हमको दे रखा है, रिएक्शन का रेट दे रखा है, R इज इक्वल टू KH2, R इज इक्वल टू KH2, और साथ में है NO, NO का पावर 2 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 1 लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो ऑर्डर निकालेंगे, ऑर्डर हम क्या निकालेंगे, ऑर्डर यहाँ पे हम ऐसे निकालेंगे, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। तो ये जो रिएक्शन है, ये हमारा क्या, कौन सा रिएक्शन, ये हमारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए भैया इसके लिए हमारा रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट कैसे करेंगे भाई साहब, तो रेट कांस्टेंट के लिए मैं एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, शॉर्टकट मेथड बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड आप हर जगह लगा सकते हैं, मतलब जीरो ऑर्डर के लिए भी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी, सेकेंड ऑर्डर के लिए भी, और थर्ड ऑर्डर के लिए। तो के इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर का पावर 1 - n, और यहाँ पे आ जाएगा टाइम। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा टाइम का पर टाइम। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे जो एन है ना, ये जो एन है, छोटा वाला एन, स्मॉल एन, इस एन को हम क्या करेंगे, जीरो ऑर्डर के लिए जीरो पुट कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 पुट कर सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर के लिए 2 पुट कर सकते हैं, और थर्ड ऑर्डर के लिए हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। तो हमारा यहाँ पे रिएक्शन क्या है, रिएक्शन हमारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो हम एन का वैल्यू क्या पुट करेंगे, एन का वैल्यू हो जाएगा 3। तो के इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर का पावर 1 - 3, और टाइम यहाँ पे हमको दिया है पर सेकंड के हिसाब से, तो हम यहाँ पे पर सेकंड में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मोल पर लीटर का पावर हो जाएगा -2 पर सेकंड। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा लीटर स्क्वायर, मोल का पावर -2, और ये हो जाएगा पर सेकंड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है। ऑप्शन नंबर सी में हमको दिया है लीटर स्क्वायर, ये हमारा लीटर स्क्वायर है, एल स्क्वायर है, ये हमारा मोल -2 है, और ये हमारा पर सेकंड है। वो तीनों चीज हमको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर हमारे पास आ जाएगा सी। ठीक है, देखो आंसर सब जगह टिक किया हुआ है, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी इस तरीके से सॉल्व कर करके तब पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ देखो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक दे रखा है, ये शॉर्ट ट्रिक आप एग्जाम में किसी भी ऑर्डर के लिए यूज कर सकते हैं। मेरे बात, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन 7 कहता है व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन द रेट ऑफ द रिएक्शन इज 0.6 मोलर पर सेकेंड एंड द रेट कांस्टेंट इज इतना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या क्या दे रखा है, रेट ऑफ द रिएक्शन हमको दिया है, R इज इक्वल टू 0.6 m पर सेकेंड, और हमको उसके बाद क्या दिया, रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 0.035 पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम कैसे लेते हैं, R इज इक्वल टू के इंटू, मान लीजिए हम यहाँ पे एक ए ले लेते हैं, और इसका कंसंट्रेशन हमको निकालना है, इसका कंसंट्रेशन हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो ए क्या हो जाएगा इस जगह पे, ए हो जाएगा R/K। तो आर हमको कितना दिया है, 0.6 डिवाइडेड बाय 0.035। ठीक है, तो 0.6 डिवाइड बाई 0.035, ये हमको क्या देगा, ये साथ में हम इसका यूनिट भी लिख लेते हैं, एम पर सेकेंड, और इसका यूनिट हो जाएगा यहाँ पे
पर सेकेंड। ठीक है, ये जो पर सेकेंड है दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे आप देखो, ये जो पर सेकेंड है और ये पर सेकेंड है, ये दोनों कट जाएगा। उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर ऐसा कुछ मिलेगा, 17.1423 m। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप देखो, क्वेश्चन में आपको ये ऑप्शन कहाँ दिया गया है, ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है, 17.143। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अरहेनियस इक्वेशन का। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन अरहेनियस इक्वेशन। तो अरहेनियस इक्वेशन में जो इक्वेशन होता है वो ऐसा होता है, अरहेनियस इक्वेशन हम k इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये माइनस साइन, जो लॉन्ग लिया जाता है, एंटी लॉन्ग लिया जाता है, तो उसमें ये माइनस साइन चला आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं ऐसा। इसका आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायामैग्नेटिक आयन। इसमें से डायामैग्नेटिक आयन कौन सा होगा। तो हमारे पास जो मेथड है हमारा, ठीक है, कुछ डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक होने के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। अगर सभी के सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे हर किसी को देखना है कि कौन सा अनपेयर्ड है और कौन सा पेयर्ड है। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ V2 प्लस, V2 प्लस। तो आप देखो V2 प्लस का, V का एटॉमिक नंबर होता है 23। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे, आर्गन, आर्गन का टोटल हो जाता है 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद आता है 4s2, 4s2, तो 18 2 20 हो गया, फिर आएगा 3d3। ठीक है, अब इस जगह पे क्या कहता है कि भाई V2 प्लस दिया है, ये 2 प्लस का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। तो 4s2 जो है ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब देखो 3d, ये तीनों का तीनों क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। उसके बाद आता है Sc3 प्लस। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21। इसको भी अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, आर्गन, 4s2 और 3d1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको दिया गया है, यहाँ पे हमको क्या दिया है, यहाँ पे 3 प्लस दिया है। 3 प्लस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। ये पूरा का पूरा जो है, ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे आज आर्गन को अगर हम लिखें इस 18 इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और फिर 3p6। ये सभी के सभी क्या है, तो यहाँ पे ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या दिखाएगा, ये डायामैग्नेटिक नेचर का दिखाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक का मतलब क्या, मैग्नेट से चिपकता चाहिए। तो पैरामैग्नेटिक जो होता है ये मैग्नेट से चिपकता है, अट्रैक्ट होता है। और डायामैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता। तो आप देखो यहीं पे हमारा ऑप्शन चला आया। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर हमारा यहीं पे चला आया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोग के लिए वर्क छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि चूंकि मैंने ये क्वेश्चन पहले भी वीडियो में बनाया है, तो आप लोग के लिए भी यहाँ पे मैं वर्क डाल दे रहा हूँ एज ए होमवर्क, कि आप चेक करेंगे Cu2 प्लस और Mn3 प्लस, ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, आपको चेक करना है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में डाल देना है ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चेक करके इसे कमेंट सेक्शन में डाल भी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा 9 का, वो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, 10 कहता है which property of transition metals enables them to behave as catalyst। ट्रांजिशन मेटल का मतलब क्या,
क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांजिशन मेटल का मतलब क्या है? ट्रांजिशन यहाँ पे हम कहते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, ठीक है। उसमें से भी तीन मेटल्स को छोड़कर, जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़कर, ठीक है, जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़कर, तो कहता है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो अच्छे कैटलिस्ट क्यों होते हैं, गुड कैटलिस्ट क्यों होते हैं। तो गुड कैटलिस्ट का मतलब क्या, कि सबसे पहला तो उसके सरफेस एरिया जो है, लार्ज सरफेस एरिया होता है उसका। उसका क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है उसके पास कि जो डी ब्लॉक है उनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है, उनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक, ये इसके कंडीशंस है। उसके बाद जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको हम फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में लेके आ सकते हैं, ठीक है, फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में हम अच्छे से ला सकते हैं। तो ये सारे कंडीशंस, इसके अलावा और भी कंडीशंस होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, इसमें से इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब देखिए, कहता है विच प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इनेबल देम टू बिहेव एज कैटलिस्ट। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हमारा आया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यहीं पे मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूँ क्योंकि लाइट कट गया है, और बाकी जो क्वेश्चन है इसका वो मैं शाम तक या कल उसे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू एंड वॉच अगेन।